वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ टाइम। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। मशरिक़ वस्ता एक मरतबा फिर इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़ा नजर आता है। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी के बावजूद तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक उनका यह कहना है कि तेहरान जंग के खात्मे के लिए एक फाइनल फ्रेमवर्क तैयार करने के आखिरी मराहिल में है और आने वाले 30 से 60 दिनों में मुआहदे की तफसीलात तय हो सकती हैं। साथ ही साथ जो इस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उनकी भी स्टेटमेंट आई है जिनका कहना है कि आज या कल में जो है वो किसी किस्म की जो है वो अग्रीमेंट की तवक्कुआत जो हैं वो इस वक्त की जा रही हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें, दूसरी जानिब देखें तो ईरान के जो चीफ नेगोशिएटर हैं मोहम्मद बाकर कालीबाफ, उन्होंने अमेरिका को सख्त पैगाम देते हुए ये भी कहा है कि अगर वाशिंगटन ने दोबारा किसी किस्म की मिलिट्री कार्रवाई की तो उसका जवाब पहले से कहीं ज़्यादा क्रशिंग होगा। अब ये बयान उस वक्त सामने आ रहा है जब अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्स में व्हाइट हाउस की जानिब से नई स्ट्राइक्स पर गौर की खबरें सामने आई हैं। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान भी एक अहम डिप्लोमेटिक किरदार अदा करता नजर आ रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान का दौरा मुकम्मल करके वापस लौट चुके हैं, जहां उन्होंने ईरानियन क़यादत से मुलाकातें की। इस्लामाबाद पहले भी सीज़ फायर और डायलॉग एफर्ट्स में एक कलीदी और सेंट्रल मीडिएटर के तौर पर जो है वो सामने आया है। अब सवाल ये है कि क्या डिप्लोमेसी जंग को रोक पाएगी? क्या अमेरिका और ईरान किसी मुस्तकिल मुआहदे तक पहुंच सकेंगे और पाकिस्तान का किरदार इस रीजनल क्राइसिस में कितना अहम है? इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। जनरल डायड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे वो मौजूद हैं। साथ ही साथ CEO सेंटर फॉर सोशल चेंज एंड रिपब्लिकन एक्टिविस्ट साजिद तारड़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से, और हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर जावेद मलिक साहब भी मौजूद होंगे। सो जनरल साहब, आई स्टार्ट ऑफ विद यू। आज जो स्टेटमेंट्स अभी तो ये जो लेटेस्ट आई हैं वो तो हमने नाजरीन के सामने रखी हैं, इब्तिदाई में उस पर बात भी की है। जो ईरान की तरफ से आ रही हैं, MOU की बात हो रही है, साथ ही साथ मार्को रूबियो की भी स्टेटमेंट आ रही है। लेकिन अब से कुछ घंटा पहले की ये एक और स्टेटमेंट है जिसमें ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन हैं, उनका ये कहना है वेरी फार एंड येट वेरी क्लोज। दे से कि अमेरिकन ऑफिशियल्स जो हैं दे कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजिशन। What do you make of all these statements? जितनी ये मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आप इनका क्या what do you make of them? देखिए, नंबर एक तो पाकिस्तान एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि इस खित्ते में अमन हो जाए और किसी न किसी तरीके से ये खित्ता वापस उन हालात में चला जाए जो 28 फरवरी से पहले थे। लेकिन मसला ये है कि सारी गेम में प्लेयर एक नहीं है, दो नहीं है, ईरान और अमेरिका नहीं है प्लेयर। इसमें साथ इजराइल भी शामिल है, इसमें साथ UAE भी शामिल है, सऊदी अरेबिया भी है, कतर भी है, कुवैत भी है। बहरहाल अब इन सब की जो पोजीशंस हैं वो क्या एक जैसी हैं? आर दे ऑल थिंकिंग ऑन द सेम लाइन, एग्जैक्टली सेम पेज पर हैं? मेरा अपना ख्याल ये है कि सर ट्रम्प चीन से वापस आने के बाद खास तौर पर वो काफी मध्यम नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि उनको जो तवक्को थी उनसे कहीं मेरे ख्याल ज्यादा सख्त पैगाम मिला है चीन से उनको। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के पहले जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर थे गए, उन्होंने 24 घंटे में 2 बार विजिट किया, वहां पर बातचीत हुई ईरान, फिर उनकी सऊदी अरेबिया से बात हुई। अभी जो बातचीत जारी थी इसमें पाकिस्तान तो था ही, फील्ड मार्शल थे हमारे, कतर का डेलीगेशन भी आया हुआ था, फिर एक और रीजनल लीडर की भी बातचीत हो रही, शायद ओमान के वज़ीर ख़ारजा भी वहां पर मौजूद थे। ये खबर जो आपने बताई है, खबर मुझे ये भी पहुंची है जज़ीरा की तरफ से कि ईरान ने अपनी तरफ से एक हतमी फ्रेमवर्क जो है 4 पॉइंट एजेंडा पे वो दे दिया है कि सीज फायर से आगे निकल के जंग बंदी हो जाए मुकम्मल। MOU जिसका बात हम भी कर रहे हैं, जी वो हर्मुज़ खोल दिया जाए, अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ कर जाएं और अमेरिका दोबारा कभी जंग ना करने की बात करे। तो ये अमेरिका को ये मंजूर नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के सदर और अमेरिकी अवाम अब ये पूछने में हक बजाना है एक दूसरे से कि भाई ये इतना कुछ जो हमने हंगामा किया था इसका मकसद क्या था, हम क्या हासिल करने गए थे और क्या हासिल करके वापस आ रहे हैं। तो ट्रम्प साहब को जो फेस सेविंग चाहिए जिसमें वो वाज़ेह तौर पर एक विक्टर के तौर पर नजर आए, वो उनको नहीं मिल रही। नंबर 2, जो लेबनान में जंग बंदी है वो इजराइल इसको पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान में पेशकदमी कर रहा है और वहां पे जहां पे कब्जा कर लेता है वो शहर, वो गांव उड़ा के रख देता है। तो इसलिए ये जो इजराइल वाला फैक्टर है
اور یہ جو ایک فیس سیونگ والی فیکٹر ہے، یہ دونوں مٹیگیٹ کر رہے ہیں جو کچھ بھی کوششیں کی گئی ہیں ابھی تک. لیکن مجھے امید یہ ہے کہ چونکہ چین نے جس طریقے سے بات چیت کی ہے ٹرمپ سے، اور جو اس کے بعد جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں، اب ٹرمپ صاحب کو فیس سیونگ اتنی نہیں مل سکے گی. پاسبل یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ ایران اسٹریٹ آف ہارمز کھول دے، اس کے بعد ٹرمپ صاحب اعلان کریں جی کہ میری فتح ہو گئی ہے اور میں اپنی فورسز کو واپس نکال رہا ہوں وہاں سے، باقی چیزیں بعد میں ہوں. اینی وے لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہیں تک شاید بات چیت سوفا رک جائے گی، کیونکہ امریکہ کا اس خطے سے ڈرا کرنا جو ایک ڈیمانڈ ہے ایران کی، وہ مجھے مشکل نظر آتا ہے. کیونکہ امریکہ اگر ایک دفعہ یہاں سے نکل گیا تو پھر کہاں جائے گا؟ پھر امریکہ کا تو اس خطے میں وجود ختم ہو جائے گا. وہ چیز امریکہ، میرا خیال ہے امریکہ کے لیے منظور نہیں ہوگی. باقی دیکھیے کیا ہوتا ہے آگے. اچھا جاوید صاحب کی طرف چلتی ہوں. جاوید صاحب، جیسے ڈپلومسی میں یو مسٹ ریڈ بٹوین دا لائنس. اب جس قسم کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں آبویسلی بہت ایک میکسیملسٹ پوزیشن بھی ہے دونوں سائڈوں کی طرف سے، جو جارحیت پہ مبنی بیانات ہیں وہ بھی آتے ہیں. لیکن اب ایک طرف جو ہے ابھی جو لیٹسٹ آ رہی ہے، گھنٹہ پہلے لائک آئی سیڈ یہ آیا کہ جی ویری کلوز اینڈ ویری فار. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 30 to 60 days میں جو ہے وہ چیزیں، پہلے ایم او یو ہوگا، اس کے بعد ول ٹاک اباؤٹ آئرننگ آؤٹ آر ڈفرینسز. اور ساتھ ہی ساتھ مارکو روبیو کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ 1 سے 2 دن میں کچھ اگریمنٹ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وٹ ڈو یو سی؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں تھینک یو ویری مچ آپ نے بلایا. دیکھیے اس میں 2-3 اہم چیزیں ہیں، میں آپ کو اگر کانٹیکسٹ میں رکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آف کورس یہ چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ہم اگر آج کہتے ہیں یا کچھ گھنٹوں کے بعد وہ بدل جاتی ہے. کرنٹلی ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے جو انٹیریئر منسٹر تھے، ہی ہیز بین دیر ان ایران فار دا لاسٹ فیو ڈیز. انہوں نے کافی پیش رفت کرنے کی کوشش کی اور آف کورس انہوں نے کچھ حد تک پیش رفت حاصل بھی کی. میں نے دیکھا ان کی ایک تصویر بھی جو آئی، میری نظر میں وہ ایک اہم تصویر تھی، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایران کے اندر جو پاور ڈائنامکس ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ اس میں کچھ لوگ تو سامنے ہیں جو کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، لیکن جو اصل میں فیصلہ سازی ہو رہی ہے وہ IRGC کرتے ہیں. تو ان کی جو تصویر تھی جنرل وحیدی کے ساتھ، میرے لیے وہ کافی اہم تھی، کیونکہ وہ یہ ایک آئی تھنک انڈیکیشن یہ دے رہے تھے کہ جنرل وحیدی ہیڈز دا IRGC، اور آئی تھنک یہ ان 1-2 لوگوں میں ہیں جو مشتبہ خامنہئی صاحب کے ساتھ ان کی ایکسیس بھی ہے. تو اوبیسلی ان کی وہ تصویر وہاں سے جاری کرنا یہ اندیا دیتا ہے کہ ہی ہیز میٹ دا رائٹ کوارٹرز. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، دیکھیے کہ جی جو لوگ اس پروسیس کے بہت قریب ہیں، میری ان سے بات بھی ہوئی ہے، مجھے وہ بتاتے بھی ہیں کہ دیکھیے جب فیلڈ مارشل اگر وہاں جاتے ہیں دیٹ مینز دیر ہیز بین سم ڈیولپمنٹ. یہ بھی ایک خوش آئند پہلو ہے. لیکن جو ایک اور چیز جو تھوڑی سی میرے لیے ٹربلنگ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو بات ہو رہی ہے آبنائے ہرمز کو اوپن کرنے کی، وہ تو ڈیفینیٹلی اس پہ بات ہو رہی ہے، لیکن وہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں، یعنی ایران کے جو IRGC وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اس آبنائے ہرمز کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ان کے پاس ہونا چاہیے. Now that is not acceptable. نہ تو یہ US کو ایکسیپٹیبل ہوگا میری نظر میں، نہ ہی یہ خطے کے ممالک کو جو کہ خلیجی ممالک ہیں. وہ آپ جانتی ہیں کہ ہسٹوریکلی آبنائے ہرمز جو ہے وہ ہمیشہ اوپن رہی ہے، اور یہ لیگلی بھی اس کی یہی پوزیشن ہے. ایک انٹرنیشنل واٹر کو ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول کرنا کسی ایک ملک کی طرف سے، اس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی. چاہے آپ اسٹریٹ آف مالاگا کی بات کریں، دنیا میں 2-3 اور بھی اسٹریٹس ہیں. دیر آلویز بین اے اوپن تھرو فیئر. یہ چیز جو ہے مجھے لگتا نہیں ایکسیپٹیبل ہوگی، اور اگر اس پہ کچھ پیش رفت ہوتی ہے پھر تو وی کین بی کلوز ٹو اے ڈیل. لیکن اگر یہ نہیں ہوتی تو پھر آئی ایم افریڈ ٹو سے کہ the matters will remain in a deadlock. یہاں تک سوال ہے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کا ڈاکٹر صاحبہ، آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو پاکستان. وی ہیو ٹو سلیوٹ دی ایفرٹس آف دا پاکستان گورنمنٹ، فیلڈ مارشل، پرائم منسٹر، اور پوری جو ہماری فورن آفس کی ٹیم ہے. انہوں نے بہت محنت کے ساتھ، بہت خلوص کے ساتھ سنسیئرلی پاکستان کی جو ہے انڈیپینڈنٹلی میڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. دے آر کنٹینیوئنگ دیئر ایفرٹس، گوئنگ بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی اینڈ ایون تھنکنگ آؤٹ سائڈ دا باکس. لیکن آف کورس یہ 2 فریق جو ہیں ان کے درمیان جو گلف آف انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینسز کو کم کرنے میں کافی وقت لگ رہا ہے. سو آئی ہوپ دیٹ some good news will come. میری جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ فیلڈ مارشل صاحب جو وہاں گئے ہیں، he has met with very very important people. اور اس کے بعد اب وہ جو from the horse's mouth I believe he has got this message
ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनका राब्ता, चाहे मार्को रूबियो हो या इवन डायरेक्टली मेरे पास इंफॉर्मेशन है उनके साथ राब्ता है उनका. The moment he briefs the president of the US, I think उनका रिएक्शन लेने के बाद ही कुछ अनाउंसमेंट होगी. One hopes कि कुछ हो जाए because the other alternative is very dangerous. Yes. We might go up the ladder of escalation. अगर जंग होती है तो obviously that is not something anybody would want. साजिद तारिक साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है. साजिद साहब वेलकम टू द प्रोग्राम. साजिद साहब आप की ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन भी और एनालिसिस भी आपका चाहेंगे. ये पहले ही कई आसाराइयाँ जो हैं वो हो रही थी जब मोहसिन नकवी साहब गए थे ईरान के. इसके बाद एक अहम शख्सियत की जो है वो तेहरान जो है वो आमद होगी एंड उसके बाद एक अच्छी खबर, दुनिया के लिए एक अच्छी खबर, वो खबर जो कहा जा रहा है शायद तीसरी जंग अजीम को जिसने रोका उस नौयत की खबर जो है वो सामने आ सकती है. अब दोनों क्वार्टर से एक तरफ MOU की बात करना, ये कहना कि जी 14 पॉइंट का एजेंडा उसके बाद हम जो है वो रखेंगे 30 to 60 डेज़ के अंदर, विल आयरन आउट आवर डिफरेंसेस. और साथ ही साथ अमेरिका की जानिब से भी मार्को रूबियो की जो स्टेटमेंट है कि 1 से 2 दिन में कोई एग्रीमेंट आ सकता है. मैं टू बी ऑनेस्ट ट्रंप साहब की जितनी स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो बहुत देर से कह रहे हैं जी बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं, बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं, तो उसको उतना वेटेज, अमेरिकन जो बात हो रही है उसको शायद इतना वेटेज मैं ना दूं जितनी इस वक्त जो नपे तोले बयान ईरान की जानिब से आ रहे हैं जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है वो पॉइंट कर रहे हैं. आपकी क्या रीडिंग है? देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह है, मैं समझता हूँ कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जाते ही ना तेहरान अगर कोई कॉन्क्रीट चीज ना होती. और दूसरी अमेरिकन साइड से सबसे बड़ी चीज ये आई है कि इस वीकेंड पे प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के बच्चे की, उनके बेटे की शादी थी, उन्होंने उसको भी अटेंड नहीं किया. तो मेरे ख्याल में देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्क्रीट थिंग्स ऑन द टेबल. और फिर दूसरे 4 ममालिक दूसरे जो इसमें शामिल हो चुके हैं, जिसमें टर्की है, जिसमें कतर है, कतर की टीम पहुंच चुकी है वहां पे. फिर उसके बाद आपने देखा सऊदी अरेबिया. और एक बड़ा अनयूजुअल चीज जो आई है कि UAE ने इसके अंदर पॉजिटिव रोल अदा किया है. तो मैं ये समझता हूं कि देयर इज समथिंग पॉजिटिव, देयर इज समथिंग बिग ऑन द टेबल एट द मोमेंट. और मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा कि इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल साहब ने दुनिया की तीसरी आलमी जंग के दरमियान सिर्फ अगर 2 शख्स मौजूद हैं तो एक हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं और दूसरे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो कि चाइना के दौरे पे तैयार हैं जाने के लिए. चाइना भी इसमें शामिल होगा, गारंटर होगा. तो मैं ये समझता हूँ कि देयर इज समथिंग ऑन द टेबल जिसमें मैं समझता हूँ, मैं बहसीत एक पाकिस्तानी अमेरिकन, मेरे लिए बहुत एजाज की बात है कि पाकिस्तान जो कि जिसके पड़ोसी कंट्री ने बहुत जोर लगाया कि उसको आइसोलेट किया जाए, दहशतगर्दी के इल्जाम लगाए जाए, अफगानिस्तान में फंसाने की कोशिश की, बलोचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की. और इस मौके पर पाकिस्तान दुनिया के हर कैपिटल में जेर बहस है, दुनिया के हर चैनल, हर जरीदे में पाकिस्तान, दुनिया कंप्लीटली. मैं एग्री करूंगा जो इसको सुर्खी दी थी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन वालों ने कि कमिंग एज ए पीस ब्रोकर, बिल्कुल नई एक नया आगाज, नया पाकिस्तान उभर के सामने आ रहा है. पाकिस्तान ने 1972 में भी एक ब्रिज बना था अमेरिका चाइना के दरमियान, आज पूरी दुनिया के दरमियान एक ब्रिज बन रहा है. मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी को इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए. बिल्कुल. और आपसे आगे जाके इस पे भी डिस्कशन करेंगे और बाकी मेहमानों से भी कि ये जो एक मीडिएटर और एक जो स्टेबलाइजर का हमें जो एक रोल मिला है और जो एक लक़ब मिला है, इस पे पाकिस्तान किस तरह कैपिटलाइज कर सकता है, स्पेशली इन द बैकड्रॉप ऑफ द वॉर ऑन टेरर. पाकिस्तान पे जो इल्ज़ामात लगते रहे कि एक्सपोर्ट करता है टेररिज्म, जो एक बहुत एक जो सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान का इमेज जो बुरी तरह से जो है वो टार्निश किया गया, उस पे क्या हम कैपिटलाइज कर सकेंगे या नहीं. विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. आगे जाके प्रोग्राम में बात करेंगे. जैसा साहब आपकी तरफ आती हूँ, अभी भी जो मीडिया आउटलेट्स जो समझा जाता है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के करीबी समझे जाते हैं, एक्सियोस की बात हो रही है, CBS की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं ये बात भी कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपनी जो अटैक की ऑप्शंस हैं उसको भी जो है वो ही इज़ वेइंग इन ऑन दोज. हैविंग सेड दैट, क्या ये सिर्फ पॉस्चरिंग के लिए है, ईरान को एक जो है वो डराने के लिए, पॉस्चरिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, या आप समझते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो इजराइल के जो है वो जो इजराइल की जो मिसगाइड करने वाली एक पॉलिसी है
اس کے اندر کہیں آتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. گو کہ یہ کہا گیا آئی بلیو 2-3 دن پہلے جو ٹرمپ صاحب کی اور نیتن یاہو کی بات چیت ہوئی, اس میں کافی ایک ہیٹڈ کانورسیشن جو ہے وہ ہوئی, کیونکہ نیتن یاہو پھر سے ڈریگ کرنا چاہ رہے تھے اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ اگین. سو پوسچرنگ ہے یا ابھی بھی خطرہ موجود ہے؟ یہ خطرہ موجود ہے کیونکہ آئی ڈی ایف کو بھی تیار رہنے کا حکم دیا گیا نیتن کی طرف سے, جو میں لیٹسٹ رپورٹس دیکھ رہا تھا, اور ایران کی جو افواج ہیں وہ ہائی الرٹ پہ ہیں اس وقت. ایک تو یہ کوشچن بگن ود کوشچن ہے یہ کہ بھئی ایران کو کہ بھی آپ بات مان جائیں, اور اگر بات نہیں مانیں گے تو ہم اس سے آگے اسٹیپ پہ جانے کے لیے پوری طرح تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وٹ انٹرنیشنل میڈیا میں بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں, لیکن ایز اے سولجر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا ایک حملہ آپ نے شروع کیا, روک دیا, اس سے پھر جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے آپ کی جو پوزیشن ہے پرٹیکولرلی امریکہ کی, وہ آئے دن ہر گھنٹے کے ساتھ, ہر دن کے ساتھ سلولی گریجولی وہ ویک ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ ٹو بگن ود, چونکہ ان کے ویسٹرن الائز ان کے ساتھ نہیں تھے, پھر ان کے اپنے ملک کے اندر سے آوازیں اٹھیں جو بل کلنٹن تھے, تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی یہ امریکہ از اوور ایچ انڈر پرفارمڈ, پلس آلسو کہ امریکہ ہیز لاسٹ اٹس اسٹریٹجک لیڈرشپ پوزیشن جو ہے یہ. تو یہ اور چین کا دورہ, پھر اس کے بعد روس کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں اگر یہ دوبارہ جنگ شروع ہوئی تو بہت آگے تک جائے گی بات اس میں. تو بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, اور امریکہ کے جو پالیسی پلانرز کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ if they don't take the offer now and وہ دوبارہ وہ لڑائی شروع کریں گے تو they'll have to start from zero, بلکہ put in lot more effort to come back to it. Number 2, جی power, having a power اور اس کا استعمال جو ہے نا, they are two distinct different subjects altogether. امریکہ کی جو پاور تھی, جو ان کی بات کہنے پہ لوگ پورا ہاں کر دیتے تھے, اب وہ پوزیشن امریکہ کی نہیں رہی. کیونکہ امریکہ نے اپنی پوری طاقت لگا کے یہ دیکھ لیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ بھئی امریکہ جو ایک سپر پاور ہے ابھی بھی, militarily the strongest country in the world, still the best navy, largest navy, the largest air force etc. وہ they could not مطلب subdue ایران, جس کا ان کا خیال یہ تھا کہ ایران ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے میں ختم ہو جائے گا. تو وہ جو پوزیشن میں ایز اے ہول میں جو بات کر رہا ہوں کہ جو امریکنز کی پوزیشن جو ویک ہوئی ہے, اب ان کو دوبارہ اگر یہ حملہ کرتے ہیں تو ان کو جو کامیابی کے جو آثار پہلے شاید ہو سکتے تھے اب وہ نہیں ہوں گے, کیونکہ ایران نے اتنی مار کھانے کے بعد جو ان میں آپس میں جو ڈفرنسز تھے وہ بھی ختم کر دیے. They now standing as a nation and they are proving to be the civilization کہ یہ کیا چیز ہیں وہ لوگ. میرا خیال ہے کہ امریکہ کے اندر سے بھی جو بات چیت اٹھ رہی ہے تو ٹرمپ صاحب کے لیے حملہ کرنے کا خطرہ موجود ہے, کیونکہ اس طاقت کے استعمال کا مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ کو پھر اور بڑھا کے استعمال کرنی پڑتی ہے اگر ایک دفعہ ناکام ہو جائیں آپ تو. That could be very dangerous. بالکل. اچھا جاوید صاحب, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ کا کیا انالیسز ہے کہ کیا یہ صرف جو ہے وہ ایک کوئرژن ٹیکنیک ہے, پوسچرنگ ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے وہ یہ خطرہ کہیں نہ کہیں منڈلا رہا ہے کہ امریکہ دوبارہ اٹیک کر سکتا ہے؟ گو کہ کتنی دفعہ جو ہے یہ پوسٹ پون ہو چکا, کبھی ایز فیور ٹو پاکستان, کبھی جو ہے یہ ابھی جو حالیہ دنوں میں پوسٹ پون ہوا ہے وہ یہ کہا کہ جی سی سی ممالک جو ہیں ان کی ریکویسٹ پہ جو ہے وہ پوسٹ پون کیا گیا. آف کورس ٹرمپ صاحب کو وہ فیس سیونگ چاہیے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فرسٹریشن اس حد تک بڑھ سکتی ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ سوچا جائے ٹارگیٹڈ اٹیکس کا جس طرح بات ہو رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, میری نظر میں دیکھیے آف کورس مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں, آف کورس آئی ریسپیکٹ ایوری باڈیز اوپینین. میری اپنی انالیسز اور ریڈنگ کچھ یوں ہے. I think that America has been very flexible in their approach. جب یہ جنگ شروع کی گئی تو of course اس کے اوپر تحفظات ہو سکتے ہیں آپ کو, لیکن once ایک وقت ایسا تھا کہ America was poised to really go for the kill. لیکن اس وقت پاکستان نے انٹروین کیا اور ہم نے ایک سیز فائر حاصل کیا جو پاکستان کی ہائی سٹیکس ڈپلومسی تھی. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں آف کورس لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ پوسٹ پون کر دیتے ہیں ایک ڈیڈ لائن دے کے, بٹ آئی کنسیڈر دس ٹو بی اے پازیٹیو اسٹیپ, کیونکہ دیکھیے انہوں نے ایٹ لیسٹ ایسکیلیشن لیڈر کو انکریز نہیں کیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایران کی طرف سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی جو فلیکسیبلٹی ہے وہ کسی حد تک کم رہی ہے. فار ایگزامپل جب جنگ شروع کی گئی تو ہم نے دیکھا کہ نیوکلیئر کا ایک ایشو تھا, وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے, اس پہ کوئی پروگرس نہیں نظر آتی.
जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का इशू है वहां पे भी किसी हद तक अभी तक डेडलॉक नजर आता है। प्रॉक्सीज की बात करते हैं वो, लेकिन एक तरफ से वो कहते हैं कि लेबनान जो है उसके अंदर जंगबंदी की जाए, लेकिन वहां मौजूद जो नॉन स्टेट एक्टर्स की सपोर्ट है उसके बारे में वो खामोश हो जाते हैं। फिर आपने हुर्मुज को जब खोलने की बात करते हैं तो कहते हैं हम इसको कंट्रोल करेंगे फ्यूचर में। तो आई थिंक देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कमिंग फ्रॉम द अमेरिकन फ्रॉम द इरानियन साइड आल्सो। But आपका सवाल Bassam, था कि क्या है threat of war? if I may interject for our viewers, do you think कि ये जो आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, दिस ऑल्सो ब्रीथ्स फ्रॉम द फैक्ट कि 2 दफ़ा मुज़ाकराती अमल जो है वो अमेरिका ने सैबोटाज किया और अटैक कर दिया, 2 दफ़ा ये हो चुका है। सो कहीं ना कहीं वो स्केप्टिसिज्म ऑब्वियसली बहुत बुरी तरह से जो है वो प्रिवेल करता है कि हमारे साथ पता नहीं जी कितने सिंसियर हैं इस पूरे प्रोसेस में। जी जी, आप सही कह रही हैं डॉक्टर साहब, देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन बोथ साइड्स। लेकिन देखिए एज अ डिप्लोमैट आई कैन टेल यू कि जब हम डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस करते हैं तो हम फ्यूचरिस्टिकली सोचना पड़ता है। वी कैन नॉट ऑलवेज रिमेन हॉस्टेज टू व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। आप सही कह रही हैं, ओमान प्रोसेस हो या उससे पहले वाली अमेरिका का जो अटैक था वो अनजस्टिफाइड था, लेकिन हम उसको एक रीजन बना के हम प्रोग्रेस ना करें, दैट इज नॉट ऑल्सो प्लॉजिबल। हम इस तमाम निगोशिएशंस जो कर रहे हैं, इसका पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट। वो लैक ऑफ ट्रस्ट जो है उसको बिल्ड करने के लिए बहुत सारी एश्योरेंसेस दी गई हैं ईरान को, मजीद फ्रेमवर्क्स ऑफ कोऑपरेशन भी बात की जा रही है, नो एग्रेशन पैक्ट की भी बात की जा रही है। लेकिन आपका सवाल जो पहले क्वेश्चन आपने पहले सेगमेंट में किया था कि वेदर द थ्रेट ऑफ वॉर स्टिल लूम्स, जी मेरी नजर में देखिए द थ्रेट ऑफ वॉर स्टिल लूम्स। अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है। जनरल साहब आपसे यही करेंगे, आई वुड लव टू हियर हिज थॉट्स ऑन दिस। इस वक्त की जो दुनिया की जियो पॉलिटिक्स है, अमेरिका रिमेन्स टू बी द मोस्ट इफेक्टिव एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। उसके साथ साथ वो इकोनॉमिकली भी एक पावर है। मैं समझता हूं, देखिए हमारे अपने रिजर्व्स हों, दुनिया भर के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी डॉलर में हैं। आप देखते हैं अगर ऑयल एंड गैस और गोल्ड की ट्रेडिंग भी डॉलर में होती है, तो अमेरिका हैज अ लॉट गोइंग फॉर इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि अमेरिका को वीक है। ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रेशर ऑन ट्रम्प, बट दैट इज समथिंग व्हिच जो डेमोक्रेसी को लोग समझते हैं। गवर्नमेंट्स डोंट ऑलवेज रिमेन पॉपुलर, वो ऊपर नीचे जाती रहती है, बट आई थिंक अमेरिका इज नॉट गोइंग टू लीव फ्रॉम हियर अनफिनिश्ड। वो इस चीज को रिजॉल्व करके ही जाएंगे। रिजोल्यूशन का जो अव्वलीन प्रायोरिटी होगी वो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन होगी, जिसके लिए पाकिस्तान उनके साथ मिलकर इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये नहीं होता तो मैं नहीं देख रहा कि दे विल जस्ट सिंपली पिक अप देयर bags and go. They will have to think of an alternative solution which one hopes doesn't happen. But मेरी नजर में जब तक ये solution diplomatically नहीं होता है, the threat of war continues, and that is what Pakistan is working so hard to avoid. राइट, बट लेट्स स्टॉप, क्योंकि अनफिनिश्ड की भी डेफिनेशन जो है वो हम सब के लिए जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। हमने डिफरेंट वॉर्स जो है जिनमें अमेरिका इन्वॉल्व रहा है, चाहे वियतनाम हो चाहे अफगानिस्तान हो, वहाँ बिजनेस वाज अनफिनिश्ड बट दे स्टिल लेफ्ट। हैविंग सेड दैट, इधर क्या जो है वो डायनामिक्स होंगे, मैं ज़रा तार साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, बिकॉज ऑब्वियसली सिटिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तार साहब, कितना प्रेशर है ट्रम्प साहब पे, जो एक ये जैसे जनरल साहब भी बात कर रहे हैं कि चाइना की विजिट से भी जब वापस आए हैं ट्रम्प साहब तो बॉडी लैंग्वेज जो है जो एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं जो है वो मीट हुई, कुछ ज़्यादा जो है वो इनकरेज्ड नहीं लगे, और उस विजिट को जिस तरह अमेरिकी मीडिया ने खुद जिस तरह जो उसके बारे में कहा, जिस तरह क्रिटिसाइज़ किया है, वो हम सब के सामने है। हैविंग सेड दैट, कितना इस वक्त प्रेशर है प्रेसिडेंट ट्रम्प पे कि इस जंग को ख़त्म करना है, या आप समझते हैं कि अभी भी आसार हैं कि दोबारा इसको जो है वो रिस्टार्ट किया जा सकता है? देखिए, उसके आसार जो सामने नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर दिन ब दिन जो है वो सपोर्ट कम होती नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि पिछली दफा कांग्रेस में जो वोटिंग थी उसको पोस्टपोन करना पड़ा कि वो कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी जंग को, और उससे पहले सेनेट के अंदर सिर्फ एक वोट से रेजोल्यूशन जो था जंग का वो पास हो पाया। तो सपोर्ट का आप अंदाजा लगा लें। एवरेज अमेरिकन जो है उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी इन्फ्लेशन है, और जंग से पहले भी इन्फ्लेशन ही था, और अब भी इस वक्त अमेरिका के अंदर नंबर 1 इशू इन्फ्लेशन है। क्लॉक इज टिकिंग। अवाम चाहती है, लीडर ये चाहते हैं जल्द से जल्द वहां से फारिग होके आए। क्यूबा की ट्रॉफी तैयार पड़ी है और उसके बाद ये इन्फ्लेशन का कुछ करें। तो दर हकीकत इस वक्त मूड ये नजर आ रहा है। और दूसरा, एवरेज अवाम और जितने लीडर हैं वो ये समझते हैं कि ये जंग अमेरिका की जंग नहीं थी, ईरान मेनलैंड अमेरिका के लिए कोई थ्रेट नहीं था, इजराइल की जंग थी, हम जाते जाते खामखा इसमें फंसे हैं। और दूसरा, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा इस सारे को कि डोनाल्ड ट्रंप साहब क्यों गए वहां पे। एक तो इजराइल की लॉबी, एपैक के डॉलर यहाँ पे उनके जो सियासत में वो पॉलिटिक्स में डालते हैं।
दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 12 साल पूरी दुनिया ने इंक्लूडिंग चाइना, रशिया, इंडिया, इजराइल ने मिलके अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी, बराक ओबामा की उसकी पॉलिसी को अब्यूज किया। 4 साल जो बाइडेन जो थे वो ऑटो पेन पे चलते रहे, दुनिया मजाक उड़ाती रही। और मैं बिल्कुल ये एग्री करना चाहूंगा, सेकंड करूंगा, 700 से ज्यादा आर्मी बेसिस मौजूद हैं दुनिया में अमेरिका की, लेकिन जिस तरीके से पिछले 12 साल ओबामा ने डिग्निटी जो इसकी प्रेस्टीज अमेरिका की को डैमेज किया, अमेरिका की इमेज को डैमेज किया, उसको भी कैचअप करना था। और बिलखसूस जो फॉल ऑफ काबुल, मैं प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के साथ 3 इलेक्शंस में ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करता रहा हूं। उनकी हर स्पीच के अंदर फॉल ऑफ काबुल का जिक्र होता था, पेंटागन डीमोरलाइज था। ये सारी चीजों को ठीक करना प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रायोरिटी मौजूद थी। यहाँ पे इस वक्त इंटरनेशनल जो स्टेज है उस पे रशिया यूक्रेन में फंसा है और चाइना ने आज तक अभी तक जंग नहीं लड़ी और सिर्फ एक उनकी बेस है दुनिया में, जिबूती में। तो दर हकीकत उस 12 साल के क्राइसिस को साफ करना 4 साल में, इट्स नॉट एन इजी वर्क। दैट्स व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू डू। अच्छा जनरल साहब, बात अगर की जाए इमीडिएट जो चीज़ें बात हो रही है, फिल फॉर जो चीज़ें जिनको सॉर्ट आउट करना है, वो 2 इश्यूज जो हैं वो सामने इस वक्त नज़र आ रहे हैं। बार बार बात हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की। गो के ये एक इशू नहीं था जंग के जब जंग शुरू हुई थी तब ये इशू नहीं था, जंग के बाद जो है वो इशू जो है वो उभर कर सामने आया है, लेकिन इस वक्त फोर फ्रंट पे जो है वो नज़र आता है। आज भी अगर देखें तो ये कहा जा रहा है कि फ्रांस जो है वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के लिए एक रेजोल्यूशन जो है वो तैयार कर रहा है। गो के माजी में जो इसी तरह की बहरीनी और अमरीकी जो रेजोल्यूशन थी वो अप्रैल में जो है वो कामयाब ना हो सकी और अभी भी ये खदशा है कि जी चाइना और रशिया इसको वीटो कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, अमरीका का इस पे स्टांस जो है वो बहुत स्ट्रिंजेंट स्टांस है। मार्को रूबियो ने कल भी ये कहा स्वीडन में कि जी इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, हम टोल लेने की इजाज़त नहीं देंगे। और ये बहुत बुरा जो है प्रेसिडेंस जो है वो सेट करेगा, जिस तरह भी एम्बेसडर भी बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस पे क्या कोई फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है, या आपको लगता है कि इसमें जो है वो जिस तरह ओमान को भी जो है वो इंक्लूड करने की बात की जा रही है, कुछ ट्रांजिएंट अग्रीमेंट, ट्रांजिएंट सेटअप या इस तरह फ्रेमवर्क कुछ जो है वो बन सकता है जिसमें ईरान जैसे कह रहा है कि जो हमारे जो हमें नुकसानात हुए हैं वो हमने पूरे करने हैं? ईरान का हक है ये, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब 47 years of sanctions, what for? वो अहमदीनजाद की बात बड़ी जबरदस्त थी कि भाई अगर ये कौम अच्छा है तो फिर ईरान के पास क्यों नहीं है, अगर ये खराब है तो फिर अमेरिका के पास क्यों है। एंड इंसिडेंटली अमेरिका द ओनली कंट्री जिसने बनाया भी इस्तेमाल भी किया हुआ है इसमें। ट्रस्टिंग अमेरिका एंड देन ट्रस्टिंग ट्रम्प एंड एवरीथिंग, वो बहुत मुश्किल काम है। अगर ट्रम्प साहब लास्ट टेन्योर में जो डील हो गई थी, जो ईरान ने उसके साथ सब कुछ एग्रीमेंट कर लिया था, ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस रूस ले गया था, तो ट्रम्प से वो क्या तकलीफ थी वो खत्म करने की उसको। इशू ये है कि ठीक है, स्टिल सुपर पावर एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट एंड स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी एंड इट्स, मैंने पहले भी कहा था आपसे। लेकिन वो सब कुछ एट सम पॉइंट इन टाइम द पावर स्टॉप्स, लूजेस इट्स जो है ना वो क्या कहते हैं ऑरा, वो हो गया हुआ अमेरिका के साथ। अभी मैं ये समझता हूं कि जो जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ताल्लुक है, ईरान इज प्रीटी फ्लेक्सिबल ऑन दिस सब्जेक्ट। मैं इसलिए कह रहा हूं ये कि दिस वाज नॉट एन इशू। ईरान ने धमकियां देता रहा था, ईरान ने बंद कभी नहीं किया था इसको, ना किसी को कुछ चार्ज किया था। अब तो ट्रम्प साहब ने खुद उनको ये सबक सिखा दिया, बट आई थिंक दे विल विथड्रॉ फ्रॉम इट, क्योंकि जो रीजनल कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया ने जब कहा था कि वी शुड मेक डील विद ईरान डायरेक्टली और उनके साथ हम कोऑपरेट करना चाहे, तो इसलिए एक रीजनल मैकेनिज्म जो वर्कआउट हो जाएगा उसमें ईरान विल विथड्रॉ फ्रॉम दिस इज नॉट देयर। मेरा ख्याल है कि पोजीशन जिससे आगे निकलेंगे वो इससे मतलब पीछे नहीं हटेंगे वो। What they are very sensitive about is the state of Hormuz में अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अमेरिका should have no say in the state of Hormuz. That is something that Iran is not going to accept. And number two, Iran is not going to accept कि भाई उनका जो enriched uranium है उसको अमेरिका लेके चला जाए, अमेरिका हर तरफ से फायदा उठाए। अभी हमारे खलीजी रियासतों के पैसे से जो जंग लड़ रहा है और फिर उनसे पैसे मांगेगा भी उनसे। ईरान के इतने सारे पैसे खा लिए, सब कुछ खा लिया, इराक का तेल गोल्ड सब ले गए, लीबिया का तेल गोल्ड ले गए, तो हाउ लॉन्ग? ठीक।
दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. चाइना ने जंग नहीं लड़ी, फाइन, लेकिन चाइना का जो बिहाइंड द सीन जो उसका एक इम्पैक्ट जो बन गया हुआ है चाइना का, एक द एबिलिटी टू क्रिएट एंड ऑक्यूपाई द इकोनॉमिक स्पेस जो पहले टोटली अमेरिकन डोमेन में था, दैट एक्चुअली इज नॉट टेलिंग. And especially, Jan साहब, if you allow me, without the support of Iran, without the support of Russia and China, क्या आपको लगता है ईरान की जितनी स्ट्रॉन्ग पोस्चरिंग है ये पॉसिबल भी था? नो, अभी भी वीटो की बात इन दो ममालिक की तरफ से ही आ रही है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए रेजोल्यूशन की बात है. जी. obviously, how do you expect to allow Americans in a region to dominate a region जो डायरेक्टली रशिया और चाइना दोनों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, डायरेक्टली, नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है दोनों, दैट दे विल नॉट अलाउ. और वो ही चीज है जिस वजह से ये मुआहदे में भी देखिए, एट द बैक एंड ऑफ द होल थिंग पाकिस्तान सब कोशिशें कर रहा है, एंड पाकिस्तान इज डूइंग इट्स आई थिंक आउटस्टैंडिंग जॉब. टीम पाकिस्तान जिंदाबाद. इशू ये है कि बैक एंड पे कुछ है पावर जो पाकिस्तान को भी बैक कर रही है, पाकिस्तान के एफर्ट्स को भी बैक कर रही है, और पाकिस्तान का ये जो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक एक बैलेंस और जो एक वो आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त वेट जी, वो पाकिस्तान का अपना वेट तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी है, और साथ ये जो पावर्स हैं रीजन की, particularly Saudi Arabia also, I must admit, Saudi Arabia has turned out to be the wisest of the whole lot. उन्होंने देखिए, despite everything, they didn't retaliate, और अभी वही लीड ले रहे हैं कि भाई रीजनल अप्रोच से इस मसले को हम हल कर लेंगे इसमें, और हो जाएगा ये मसला इंशाल्लाह. ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू से कंटिन्यू करेंगे. विल बी राइट बैक. सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें कपास की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे. सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. एम्बेसडर, आई कम ओवर टू यू. आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो सामने आ गया. आपने कहा कि बिल्कुल एक जिस तरह मार्को रूबियो भी कह रहे हैं, गलत प्रेसिडेंट्स नहीं सेट होना चाहिए और ये फिर बाकी जगह भी जो है वो अप्लाई होगा. लेकिन एज फार एज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज कंसर्न, लेकिन आपको लगता है कि ईरान इस मामले पे जिसको इस वक्त उन्होंने फोर फ्रंट पे रखा हुआ है, इस पे सेटल करेगा विदाउट गेटिंग बुलेट पॉइंट्स और सम काइंड ऑफ लेवरेज? डू यू थिंक वो इस पे सेटल करेगा? जी देखिए, एक चीज़ मैं कमेंट करना चाहूँगा. हमने ऑफ कोर्स ये बात की कि अमेरिका इज़ ए मेरी नज़र में दुनिया अभी भी यूनिपोलर है, एंड अमेरिका इज़ अ सुपर पावर. लेकिन इसके साथ साथ चाइना इज़ एन इमर्जिंग पावर. मेरी नज़र में एक सुपर पावर की तमाम रिक्वायरमेंट्स को चाइना फुलफिल करता है. चाइना इज़ एन एस्टैब्लिश्ड सुपर पावर इन माई ओपिनियन. और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी जो रिसेंट विजिट हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप का चाइना में, दिस विजिट इन माय ओपिनियन वाज वेरी सक्सेसफुल बिकॉज इसने फ्यूचर टोन सेट की है. दे हैव अग्रीड, जिस तरह के माजी में यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप होती थी, चाइना और अमेरिका ने ये डिसाइड किया है कि हम आपस में एक कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप लेकर आगे बढ़ेंगे, जो हमारी जियो पॉलिटिक्स के लिए ग्लोबली बहुत अच्छी बात है. सो ऑल्सो दे हैव सेड दैट वो अपनी कंपटीशन तो बरकरार रखेंगे, बट इट विल बी अ मैनेज्ड कंपटीशन. लाइक एक दूसरे का एहतराम करते हुए वो आगे बढ़ेंगे. ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में मुझे नहीं लगता कि चाइना और अमेरिका एक दूसरे को कन्फ्रंट करने के मूड में है, पहली बात. टू कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए, इट्स वेरी मच पॉसिबल. डिप्लोमेसी में ये होता है कि कई दफ़ा आप रेटरिक और पोस्चरिंग या मसल फ्लेक्सिंग करते हैं इन पब्लिक एंड समटाइम्स ऑल्सो टू परहैप्स फॉर योर लोकल ऑडियंस. और जब आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आते हैं तो आप एक फ्लेक्सिबल अप्रोच ले लेते हैं. आई थिंक दिस इज द परसेप्शन जो इस वक्त ली जा रही है कि अगर इस मसले का हल निकलेगा तो वो तभी निकलेगा जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से एक ऐसी पॉलिसी सामने आएगी जो सबको काबिल कबूल होगी. मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा इस बात के ऊपर कि जहां पे आई थिंक जब मैं जो समझा हूं आपकी बात से डॉक्टर साहिबा, वो ये है कि मे बी को रेजोल्यूशन को चाइना ब्लॉक करेगा, एक ऐसी रेजोल्यूशन जो ये कहेगी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए. आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जो
information मेरे पास आई है, the message that was conveyed even to President Trump, because इस Strait of Hormuz की बंदिश से America is not being affected directly, जितना कि चाइना इफेक्ट हो रहा है और जितना कि हम लोग इफेक्ट हो रहे हैं, और फार ईस्ट जो यूएस और बहरीन की जो एक जॉइंट रेजोल्यूशन थी जो अप्रैल में आपको याद है वीटो हो गई थी, तो जी उसके बाद अभी इस पे यही कहा जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से इस तरह की कोई रेजोल्यूशन के कोई एक फोर्स जो है वो सेटअप की जाए जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाई जाए। वो इस वक्त स्टैंड बाय पे है, अभी उसको प्रेजेंट नहीं किया जा रहा बिकॉज खदशा ये है, और कल मार्को रूबियो ने भी ये बात की कि वो रेजोल्यूशन हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें भी ये खदशा है कि दो ममालिक, उन्होंने नाम नहीं लिया बट ऑफ कोर्स ही वाज अलूडिंग टुवर्ड्स चाइना एंड रशिया, कि वो उसको जो है वो वीटो कर देंगे। I know that, but उसमें सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ इस चीज का वेट कर रहे हैं कि ये जो नेगोशिएशंस अभी हो रही हैं इनमें क्या रिस्पांस आता है, बिकॉज मेरी नजर में चाइना हैज कन्वेड टू ईरान, बिकॉज आप जानती हैं कि चाइना और ईरान की एक रिलेशनशिप ट्रेड पे भी है, वो ऑयल भी लेते हैं, उनसे स्ट्रेटेजिक सपोर्ट भी है, और इन अदर वर्ड्स चाइना हैज अ लॉट ऑफ लीवरेज ओवर ईरान। तो वो अगर उनको ये कहते हैं कि आप इस पे थोड़ा बैक डाउन करें, तो मुझे नहीं लगता कि ईरान विल से नो टू देम। आई थिंक ये नेगोशिएशंस को टाइम दे रहे हैं। आई थिंक अगर ये नहीं होगा तो देन अगर फोर्सफुली इस दफा खोलें तो यूरोप, आई सी मे बी यूरोप विल जॉइन दिस वॉर, बिकॉज देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कैन नॉट रिमेन ब्लॉक्ड, और हम ये भी ना भूलें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओरिजिनली ईरान ने ब्लॉक किया था और उसके बाद अमेरिका ने काउंटर ब्लॉक किया था उसको। तो ये दोनों चीजें जो है वो गलत है। अमेरिकन को हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, दे आल्सो हैव टू ओपन इट, बट ये देखिए इंटरनेशनल वाटर का जो इसका स्टेटस है उसको चेंज नहीं किया जा सकता अंडर जो ग्लोबल कंसेंसस इस वक्त दुनिया में इमर्ज कर रहा है। वो ये समझते हैं, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, कोई भी हो, वो ये नहीं चाहेगा कि इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कोई टोल लगे या यहाँ पे कोई कदगन हो या यहाँ पे किसी एक कंट्री की का कंट्रोल हो। आई डोंट थिंक दैट विल बी एक्सेप्टेबल इवन टू चाइना इन माय हम्बल ओपिनियन जी। ओके, अच्छा साजिद तारिक साहब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जहाँ तक मामला है, ये इस वक्त बहुत इस पे लिखा भी जा रहा है और बात भी हो रही है कि चाइना को ये समझ आ गई है कि इवन विदाउट अ न्यूक्लियर वेपन अगर एक लेवरेज एग्जर्ट करनी है तो स्ट्रेट का क्लोजर है। और इसके बाद बाबर मकदब की भी बात हो रही थी, आपको पता है ये कहा जा रहा था कि हम उस एक्सटेंट तक भी जा सकते हैं, ये भी पॉस्चरिंग हो रही थी। हैविंग सेड दैट, अगर इस पे ईरान को कुछ नहीं मिलता तो वो जो फेस सेविंग उनको अपनी जो पब्लिक में भी पब्लिक कंजम्पशन के लिए उन्होंने भी कुछ दिखाना है, क्या आपको लगता है उस पर बैक डाउन इतने आसानी से करेंगे? एंड स्पेशली अभी जिस तरह हम बात भी कर रहे थे जनरल साहब से भी, वो कोई ये टफ स्टांस अपने ओन पे नहीं लिए हुए, उनके पीछे इस वक्त रशिया और चाइना जो है वो खड़े हुए नजर आते हैं। ऑन देयर ओन दे कांट टेक दिस स्टांस। मेरी नजर में इस वक्त जब भी कोई एक जंग छिड़ती है वो एक पूरी किस्म की जो है उसके अंदर तजर्बे करती हैं। आज भी जिस तरह आपने बिल्कुल एग्जैक्टली फरमाया, इसमें टेस्ट जो रहा है ईरान है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका खराब हो रहा है, चाइना और रशिया अपने आर्मामेंट्स और अमेरिका अपने आर्मामेंट्स को टेस्ट कर रहे हैं, नई प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर रहे हैं और कई चीजें। लेकिन इसमें जो मैं अर्ज करना चाहूंगा आबनाए हरमुज के हवाले से, यहाँ पे ये देखना बहुत जरूरी है कि इस तरह के 6 दूसरी गुजरगाहें मौजूद हैं। सिंगापुर के पास भी, फिलिपीन भी है, नहर स्वेज भी है, पनामा कनाल भी है। क्या ये दुनिया अफोर्ड कर पाती है, कर पाएगी कि हर जो स्टेट है उसके ऊपर एक जगह टैक्स लगे और हम सब उसको पे करें? क्योंकि अल्टीमेटली वहां से जब जहाज आएंगे तो हम सब ने उसको पे करना है। क्या ये नया प्रेसिडेंट दुनिया अफोर्ड कर पाएगी? एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। दूसरा अर्ज मैं ये करना चाहूंगा, इस वक्त इशू ये है कि इसके अंदर जितनी पार्टी सब ने इस जंग को जीता, ईरान ने भी इस जंग को, उन्होंने भी जंग को है, बल्कि उन्होंने लेबनान और गाजा की जंग को भी जीता। तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा है यही क्राइसिस चल रहे हैं कि ईरान, तो अब ईरान का मसला ये है कि एक तो 10 लाख की फौज है, 2 बसीज है और हर ईरानी को 2 साल सर्व करना होता है आर्मी में। उनको शहादत या गाजी बनाने का जो एक उनको तरबियत दी जाती है, उसके ऊपर आपने देखा सियासी क्यादत कितना वही मैं समझता हूँ कि वो हेडलाइनर है। तो यही है कि क्राइसिस है, इसमें से दरमियान का रास्ता कहां से निकले। मैं नहीं समझता कि इस वक्त रिसेंटली जो खबरें इंटरनेशनल चैनल्स पे आ रही है
کہ ओमान और ईरान मिलके ऊपर और एक जो एक ईरानियन अथॉरिटी बनाई गई है वो कहीं कामयाब होती नजर आ रही है। कि मेरे ख्याल में अथॉरिटी तो मेरे ख्याल में इसको यूएई इसके ऊपर बड़ा हार्ड लाइन है उनकी। तो मेरे ख्याल में इट इज नॉट पॉसिबल कि एक हरमूज को जो है वो उसके ऊपर टैक्स लगा के तो ईरान सुख का चैन जो है वो करेगा, लेकिन मेरे ख्याल में इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। चले अभी जो जिस तरह ये पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी भी जो कायम की गई है उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि ट्रांजिएंट शायद एक कोई अरेंजमेंट हो, बट रिमेन्स टू बी सीन। और आपका पॉइंट भी वैलिड है, इस तरह एम्बेसडर अभी बात कर रहे हैं कि एक गलत प्रेसिडेंस जो है ये दुनिया में जो है वो सेट होगा। अच्छा, बिकॉज एम्बेसडर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। इसमें ऑब्वियसली हम सब ने एज प्राउड पाकिस्तानीज हमारे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है ये कि पाकिस्तान ने इतना कलीदी किरदार जो है वो अदा किया है। और ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि तीसरी जंग अजीम को अगर किसी एक्सटेंट तक ये कहा जा रहा है कि ये ट्रांसलेट हो सकती थी उसमें, तो पाकिस्तान ने उसको रोकने में एक कलीदी किरदार अदा किया है। ये हम किस तरह इस इमेज को जो है इस पे कैपिटलाइज कर सकते हैं, जो हमारा, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, जो बहुत एक मुनज़्ज़म तौर पे जो है वो जो पूरी मुहिम चलाई गई पाकिस्तान का इमेज डैमेज करने में। पाकिस्तान जी एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है, ये स्टेट स्पॉन्सर करती है टेररिज्म को, और हम सबको पता है कि पिछले 20 साल में क्या क्या हुआ। उससे आज तक का ये सफ़र, मीडिएटर, स्टेबलाइजर, ये जो हमें नए अलकाबात दिए जा रहे हैं, इस पे हम अपनी इमेज बिल्डिंग में किस तरह इस पे कैपिटलाइज कर सकते हैं, बिलखसूस वेस्ट में, और फिर मैं तार साहब का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी। जी बिल्कुल, आई विल टोटली एग्री विद यू। देखिए, पाकिस्तान की एक अनफॉर्चुनेटली आप सही कह रही हैं कि ग्लोबल डिप्लोमेसी के स्टेज के ऊपर हमारी जो ट्रू पोटेंशियल है उसको कभी अप्रिशिएट उस तरह से नहीं किया गया जिस तरह उसको किया जाना चाहिए था। ये हकीकत है कि पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर पावर, द ओनली वन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। हम दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है, पॉपुलेशन भी हमारी बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, और हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, टैलेंट्स हैं, जो हमारी ग्लोबल प्रेजेंस है, उसको हमने उस तरह से असर्ट नहीं कर पा रहे थे जिस तरह से हमें करना चाहिए था। और पाकिस्तान को आपको याद होगा एक ज़माने में कि पाकिस्तान के बारे में जब बात होती थी, दे यूज्ड टू कॉल इट एफ पैक, यानी इवन वाशिंगटन, आई थिंक तारा साहब विल सेकंड मी ऑन दैट, यानी वो अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स एफ पैक कहते थे, कभी साउथ एशिया के साथ प्लग कर देते थे, कभी कहाँ, यानी हम ग्लोबल डिप्लोमेसी की पेरिफेरी या आउटस्कर्ट्स में रहते थे हमेशा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू द डेडिकेटेड वर्क ऑफ आवर फॉरेन ऑफिस, और मैं कहूँगा लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और आई विल टेल यू पर्सनली कि प्राइम मिनिस्टर, मैं जानता हूँ कि ही हैज़ बीन पर्सनली इंगेज्ड इन अ लॉट ऑफ डिस्कशंस जो कि इस वक्त मीडिया में भी रिपोर्ट नहीं होती हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। और उसके अलावा आई थिंक द क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब। और मैं समझता हूँ कि दूसरा जो अहम एलिमेंट है डॉक्टर साहिबा, वो ये है कि हमारी चाइना के साथ तो बहुत ही मोहब्बत भरी रिलेशनशिप है, हिस्टोरिकल भी है। अमेरिका के साथ हमारी रिलेशनशिप समहाउ कभी कभी वो कहते हैं जैसे ECG होती है, ऊपर नीचे जाती थी। अभी पिछले कुछ सालों में सर्द मोहरी भी थी उसमें। लेकिन हमारी ज़रबा, ये जो हमारी मार्का हक की कामयाबी के बाद हम जानते हैं जब प्रेसिडेंट ट्रंप और हमारे फील्ड मार्शल साहब का वो लंच हुआ व्हाइट हाउस में, मेरी नजर में वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसने पाकिस्तान US रिलेशनशिप को एक नई डायमेंशन दे दी। और मैं समझता हूं इस वक्त जो मेरी नजर में जो दो सुपर पावर्स हैं उनके साथ पाकिस्तान एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है। Therefore, Pakistan standing on the global stage of diplomacy at the center of the stage. ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे सफारतकारी की। बिल्कुल आपको पॉइंट आ गया, बिल्कुल पॉइंट आ गया तार साहब की तरफ। तार साहब, सिटिंग इन द वेस्ट, हाउ डू यू थिंक वी कैन कैपिटलाइज ऑन दिस न्यू फाउंड इमेज, या जो हमें ये अलकाबात, नए जो अलकाबात जो हमारे लिए बड़ी एक प्लेजेंट एक चेंज है? पाकिस्तान इस वक्त कोई नहीं रोक सकता। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने टेम्पा फ्लोरिडा में पाकिस्तानी डायस्पोरा को कहा था कि हमने तरक्की करनी है, लेकिन ये डिटरमाइन करना है, स्पीड से करनी है। आज आपके सामने वो स्पीड नजर आ रही है। एक साल के अंदर मार्का हक बयानुल महसूस से आज दुनिया के अंदर एक नया ब्रांड, नया इमेज और मिलिट्री डिप्लोमेसी, डिफेंस डिप्लोमेसी, कुवैत आपके साथ बिल्कुल तैयार है आपके साथ एग्रीमेंट करने के लिए। कंट्रीज लाइन में लगे हैं। एक साफ फ्यूचर है। हमारे फील्ड मार्शल साहब डिफेंस को प्रोडक्ट लेके निकले हैं। मैं ये समझता हूं कि ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये है, उसकी डिमांड मजीद बढ़ेगी। हमारे
जीतेंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तरक्की को दुनिया की कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान की तरक्की को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तार साहब का आपने सुना, जावेद साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुन लिया। ऑन दैट नोट हमें प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है एंड लेट्स जस्ट होप कि ऑन दिस पॉजिटिव नोट के आने वाले दिनों में जिस तरह ये कहा जा रहा है कि एक आधे दिन में जो है वो कुछ अच्छी खबर, दुनिया के लिए अच्छी खबर जो है वो आ सकती है, तो लेट्स होप कि वो जल्द खबर आए। ऑन दैट नोट विल एंड टुडेज प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।